गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 3 पार्ट मैं आप लोगों को अभी तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो इस पार्ट को देखने से पहले आपको जो मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, वो आप एक बार जाके देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का। मैंने जैसे कि अभी आपको जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करा दिया था। अभी हम लोग आज की क्लास में जो बाकी की 2 एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनको कवर करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो बिजनेस है उसके अंदर बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं आपकी। एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड एक है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन 3 एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस के अंदर कैश फ्लो होता है, इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर याद कीजिए, फर्स्ट पार्ट जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने कवर कराया था, उसके अंदर मैंने आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना के दिया था कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी साइड होती है, यहाँ पर आते हैं आपके शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आप शो करते हो। इसके अलावा आपका नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, 3 हेड के अंदर आपकी लायबिलिटी शो होती है। और जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर आपका करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स, और इस पूरी बैलेंस शीट को मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर। ऑपरेटिंग का जो पार्ट था आपका, ऑपरेटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हो, और इसके अलावा जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट होता है जिसमें आपका जो प्रॉफिट की वजह से क्रिएट होता है वो पार्ट आप इसके अंदर लेकर चलते हो। जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग के अंदर आप क्या लेकर चलते हो, नॉन करंट असेट्स, लाइक जैसे लैंड हो गया एंड बिल्डिंग हो गया, आपका प्लांट एंड मशीनरी है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के अंदर कर रखी है। थर्ड आता है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर बाकी का जो आपका बैलेंस रह गया है, लाइक जैसे आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में आपके जैसे डिबेंचर्स आ गए हैं, बैंक लोन है, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। तो ऑपरेटिंग का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह का क्या लॉजिक होता है बेसिकली इन एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग जो आपकी एक्टिविटीज होती है, इसमें आपको वो सारी ट्रांजेक्शन्स लेनी है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी किससे रिलेटेड होंगी, नॉन करंट असेट से। और ऐसी ट्रांजेक्शन जो नॉन करंट असेट से रिलेटेड है, उनकी वजह से अगर बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है तो आप वो सारे के सारे जो अमाउंट है उनको प्लस करोगे। और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो नॉन करंट असेट से रिलेटेड हैं आपकी, लेकिन उनकी वजह से अगर बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जैसे कि हमने अभी ऑपरेटिंग में किया है। सेम एज आपका फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, उसमें सिर्फ और आप क्या लोगे, जो आपके शेयर कैपिटल होंगी, डिवेंचर्स है, बैंक लोन है, ये सारी चीजें आपको उसमें लेनी है। अब अगर मान लीजिए ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं और जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो हो रहा है, आप उनको क्या करोगे, प्लस। और ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, आप उनको क्या करोगे, माइनस। सिंपल सा लॉजिक है आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये रखना है कि नॉन करंट असेट्स को आपको इसमें लेना है। तो जैसे मान लीजिए प्रोसीड फ्रॉम, फर्स्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है इसमें प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। जैसे मान लीजिए आपने फिक्स्ड असेट्स है, ये क्या है, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब अगर आप इसको सेल करते हो तो सेल करने से क्या होगा, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपकी इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर जैसे कि आपका गुडविल है, ये सारी चीजें अगर आप इनको सेल कर रहे हो तो सेल करने से बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो होगा, दैट विल देन यू विल
एट दिस ट्रांजेक्शन, ओके। देन आपका आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड। देखिए इंटरेस्ट आपका को कब रिसीव होगा, जब मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेसिकली ये आपका इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, तो आपको इसको यहाँ पर प्लस करना होगा। आप याद कीजिए जब हमने ऑपरेटिंग वाला पार्ट किया था, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने ये जो आपकी नॉन करेंट जो सॉरी नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम थी, इनको हमने क्या किया था, माइनस किया था। किस लिए माइनस किया था, ये लॉजिक था, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारा नॉन ऑपरेटिंग था, ऑपरेटिंग से रिलेटेड तो था ही नहीं, तो ये था किससे रिलेटेड, आपका इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो इसीलिए अभी आप इसको यहाँ पर प्लस करोगे। सेम एज डिविडेंड रिसीव्ड है, मान लीजिए आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर जो है परचेज किए हुए हैं, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। रेंट रिसीव्ड, मान लीजिए आपने जो बिल्डिंग है वो रेंट पे दी हुई है किसी और कंपनी को प्रोडक्शन के लिए, तो वो कंपनी आपको क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी, तो रेंट आपको रिसीव होगा। ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और इनकम है, तो इसीलिए आपको इसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। देन है आपका पेमेंट फॉर। अब देखिए प्रोसीड्स अगर होंगी तो कैश का इनफ्लो होगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज की है, या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने परचेज की है, या कोई इंटेंजिबल असेट्स आपने परचेज की है, तो इसका मतलब अब आपको पे करना होगा। पे करना होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, आप इनको क्या करोगे, माइनस करोगे। बस यही चीजें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। और फाइनली आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो या यूज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सिंपल सा आपका लॉजिक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको ओनली नॉन करंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, नॉन करंट जो असेट्स होती हैं, उनको आपको लेना है। नॉन करंट असेट्स आपकी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट जो कि आपकी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। अब इन ट्रांजेक्शन की वजह से अगर अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो कब होगा, जब आप इनको सेल करोगे। अब वो भी कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आपको 2 ईयर के बैलेंस दिए हुए हैं, एक जो फर्स्ट ईयर है उसमें मान लीजिए आपका जो है मशीनरी है, एक सेकेंड, मशीनरी का जो आपका बैलेंस है वो है सपोज 80,000, ये मशीनरी का बैलेंस है फर्स्ट ईयर में। और जो नेक्स्ट ईयर हो जो आपका होगा उसमें जो मशीनरी का बैलेंस है वो आपका 60,000 का हो गया। अब 80 से 60 हो गया, मीन्स ये बैलेंस आपका कम है, कम हो गया। 20,000 का बैलेंस कम हो गया, कम कब हुआ होगा, जब आपने इसको सेल किया होगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मशीनरी की सेल हुई है। और अगर मान लीजिए सपोज ये आपका बढ़ जाता है, 80 से आपका 1,60,000 हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका परचेजिंग ऑफ मशीनरी। तो इसका मतलब आपको 80,000 है वो ब्रैकेट के अंदर शो करना होगा, माइनस कॉलम के अंदर शो करना होगा, किसके रिगार्डिंग, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है हम लोगों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग की जब भी बात आती है, आपको सिर्फ एक चीज अपने माइंड के अंदर रखनी है, आपको शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लोन, ये ट्रांजैक्शन लेनी है। इन ट्रांजैक्शन की वजह से अगर बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो हो रहा है, देन आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और अगर इन ट्रांजैक्शंस की वजह से बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, ओके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अगर आप शेयर्स को इशू करोगे, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, प्लस करोगे। डिबेंचर्स इशू करोगे, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा। या अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, या फिर अगर मान लीजिए आपने लोन वगैरह लिया है, ठीक है, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसकी वजह से बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, आप उनको क्या करोगे, प्लस करोगे। इंक्रीज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसके अलावा मान लीजिए या तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है अगर वो इंक्रीज हुआ है तो आपको करना होगा प्लस। और अगर मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में डिक्रीज हुआ है, यानी कम हुआ है, तो आपने पेमेंट की हुई होगी, तो आपको क्या करना होगा, वो माइनस करना होगा और आपको ब्रैकेट के अंदर शो करना होगा। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब आप वापस से आ जाइए अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर। ये हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपने वहां पर क्या कर दिए थे, प्लस कर दिए थे, आपने वो माइनस नहीं किए थे। आपने क्योंकि जो पहले माइनस किए थे, अब फिर उसके बाद आपने उनको प्लस कर दिया था। प्लस क्यों किया था, एक्सपेंस है, माइनस होने चाहिए, इसीलिए आपने वहां पर इनको प्लस किया था कि अब
ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट आप कब करोगे, जब आपने शेयर्स इशू किए होंगे, तो शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे। ये आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड खर्चा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो इसको आप यहीं पर ही माइनस करोगे, इसीलिए आप इसको यहाँ शो करते हो। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, आप इनको यहाँ फाइनेंसिंग वाला जो आपका पार्ट होगा यहाँ माइनस करोगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर मान लीजिए आपने लोन लिया तो आपने उसको प्लस किया, और अगर आप उस लोन की पेमेंट कर रहे हो, अब आप उस लोन को पे कर रहे हो, तो आपको उसको नेगेटिव कॉलम के अंदर शो करना होगा, ब्रैकेट के अंदर शो करना होगा। ऐसे मान लीजिए आपका डिबेंचर्स का अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो, उनको पे ऑफ कर रहे हो, तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसको भी आप किस में शो करोगे, ब्रैकेट के अंदर। एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हम लोगों की कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, आई होप आपको जो है ये यहाँ तक जितना मैंने अभी कराया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गई। जैसे हम लोगों ने तीनों एक्टिविटीज के थ्रू कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो या यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालने के बाद आप इन तीनों को प्लस करोगे, और इन तीनों के अंदर जो आपका बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। अब मैम ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो उसके लिए आप लोग फर्स्ट पार्ट जाके देखिए, मैंने वहां क्लियर किया हुआ है आपको। तो उसके अंदर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, यानी जो ईयर के स्टार्टिंग में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, वो बैलेंस आप इन तीनों जो आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश निकाला है, उन तीनों के अंदर आप प्लस करोगे, और फाइनली वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर के। अगर ये आपका इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, फाइनली वो क्वेश्चन आपका ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई नो मैंने इस एक टेबल के अंदर जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसकी जो टेबल आप लोगों को पूरी दी हुई है, इसमें मैंने आपकी 4 क्लास ली इस फॉर्मेट को समझाने में, लेकिन मैंने कोशिश की आपको इस तरह से समझाने की कि ये आपके माइंड से कभी ना जाए। एक एक पॉइंट को अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और आई थिंक मेरी ये कोशिश कामयाब भी रही होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी यही कहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।